गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौड़। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जर्मनी में नाजीवाद में हिटलर की गृह नीति बताई थी। आज हम लेंगे हिटलर की विदेश नीति। पहले लेंगे विदेश नीति के लक्ष्य। हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी की विदेश नीति की वैचारिक पृष्ठभूमि नाजी दल के 1920 ईस्वी के कार्यक्रम और मीन कैंप में ढूंढी जा सकती है। 25 सूत्री कार्यक्रम के पहले 3 सूत्रों में इसकी विदेशिक नीति के जो लक्ष्य बताए गए वो इस प्रकार से हैं। पहला, जर्मन मूल वंश के सब लोगों का आत्मनिर्णय के अधिकार द्वारा एक महान जर्मनी में संगठन। दूसरा, वर्साय और सेंट जर्मन की शांति संधियों का निराकरण। और तीसरा, जनता के भरण पोषण और अधिक आबादी के बसने के लिए और क्षेत्र प्राप्त करना। यही बातें हिटलर की मीन कैंप में निरूपित वैदेशिक नीति की मोटी रूपरेखाएं भी हैं। अब हम लेंगे वैदेशिक नीति के क्षेत्र में प्रमुख कार्य या विदेश नीति के प्रमुख कार्य। पहला, निशस्त्रीकरण सम्मेलन का बहिष्कार 1933 ईस्वी। फरवरी 1932 ईस्वी में जेनेवा में प्रारंभ निशस्त्रीकरण सम्मेलन में जर्मनी ने अन्य महाशक्तियों से समता की बार बार मांग की। उसका कहना था कि या तो उसके स्तर का पूरे विश्व का निशस्त्रीकरण हो या फिर उसे भी अपने पड़ोसियों जितने हथियार रखने की अनुमति दी जाए। फ्रांस इसके लिए कतई तैयार नहीं था। हिटलर असंतोष को टॉप गियर में ले गया और भेदभाव का विरोध करते हुए 14 अक्टूबर 1933 को निशस्त्रीकरण सम्मेलन के बहिष्कार की घोषणा की। दूसरा है राष्ट्रसंघ का परित्याग। भेदभाव का आरोप लगाते हुए हिटलर ने निशस्त्रीकरण सम्मेलन का बहिष्कार करने के कुछ समय पश्चात ही राष्ट्रसंघ की सदस्यता का परित्याग करने का नोटिस दे दिया। निशस्त्रीकरण सम्मेलन का बहिष्कार करने और राष्ट्रसंघ से पृथक होने की सरकारी नीति पर नवंबर 1933 ईस्वी में राइक्सटैग के चुनावों के साथ हुए जनमत संग्रह में 93% मतदाताओं ने सरकारी निर्णय का समर्थन किया। नेक्स्ट, तीसरा है चतुर्शक्ति समझौता, द फोर पावर पैक्ट 1933 ईस्वी। हिटलर ने स्वयं को शांति समर्थक प्रदर्शित करने हेतु मुसोलिनी की पहल पर इटली, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के साथ चतुर्शक्ति समझौता किया। 15 जुलाई 1933 को इटली की राजधानी रोम में संपन्न हुए इस समझौते द्वारा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली ने शांति की रक्षा और निशस्त्रीकरण की प्रगति के उद्देश्य से परस्पर विचार विमर्श करने का वचन दिया। नेक्स्ट है पोलैंड के साथ अनाक्रमण समझौता 1934 ईस्वी। वर्साय की संधि के प्रावधानों ने जर्मनी में पोलैंड के खिलाफ सर्वाधिक कटुता पैदा की। पॉलिश गलियारे उन्हें अपने हृदय पर खींची गई लकीर सा प्रतीत होता था, परंतु वक्त का तकाजा या हिटलर की कलाबाजी देखिए कि उसने सबसे पहले घोर शत्रु राष्ट्र पोलैंड के साथ राजीनामा किया। 26 जनवरी 1934 ईस्वी को पोलैंड और जर्मनी के मध्य एक 10 वर्षीय अनाक्रमण समझौता संपन्न हुआ। नेक्स्ट है जनमत संग्रह द्वारा सार की प्राप्ति। वर्साय की संधि के द्वारा कोयले और कारखानों की दृष्टि से बहुत समृद्ध जर्मनी की सार घाटी पर राजनीतिक सर्वोच्च सत्ता जर्मनी की मानते हुए भी उसकी ओर से इसका शासन प्रबंध राष्ट्रसंघ के एक आयोग को सौंपा गया, किंतु खानों का स्वामित्व फ्रांस को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया। 15 वर्ष बाद एक जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया। इसमें सार की घाटी के वासियों को इस प्रश्न पर मत प्रकट करना था कि वे फ्रांस के शासन में रहना चाहते हैं या जर्मनी के शासन में या राष्ट्रसंघ के शासन में। राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में संपन्न हुए जनमत संग्रह में 5 लाख में से 90% मत जर्मनी के शासन के पक्ष में पड़े, जबकि 9% मत राष्ट्रसंघ प्रशासन में बने रहने के पक्ष में पड़े। मार्च 1935 ईस्वी में संपूर्ण सार क्षेत्र जर्मनी को सौंप दिया गया। नेक्स्ट है पुनर्शस्त्रीकरण 1935 ईस्वी। वर्साय की संधि के 5वें भाग में जर्मनी से संबंधित सैन्य प्रावधान किए गए थे। इसके अनुसार जर्मन जनरल स्टाफ भंग कर दिया गया। स्थल सेना 1 लाख तक एवं नौसेना 15,000 तक सीमित कर दी गई। अनिवार्य सैनिक सेवा समाप्त कर दी गई। वायुसेना पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। मार्च 1935 ईस्वी को जर्मनी के पुनर्शस्त्रीकरण की घोषणा कर दी। उसने जर्मनी में फिर से अनिवार्य सैनिक शिक्षा और
अनिवार्य सैनिक सेवा प्रारंभ करने तथा स्थल सेना में सैनिकों की संख्या बढ़ाने की भी घोषणा की। नेक्स्ट है एंग्लो जर्मन नौसैनिक समझौता। हिटलर अंग्रेजों को अपना मित्र बनाकर फ्रांस का दबदबा समाप्त करना चाहता था। बिस्मार्क अंग्रेजों के साथ मित्रता की नीति का प्रणेता था। हिटलर ने भी मीन कैंप में लिखा है, सिर्फ इंग्लैंड को साथ लेकर ही यह संभव है कि पृष्ठभाग सुरक्षित हो जाने पर नया जर्मन बढ़ाव आरंभ किया जाए। जर्मन प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के मध्य 4 जून 1935 को वार्ता प्रारंभ हुई। 18 जून 1935 ईस्वी को लंदन में एक समझौता हो गया, जिसमें हिटलर द्वारा प्रस्तुत जर्मनी का 35 और ब्रिटेन का 100 का अनुपात ही रखा गया। इस प्रकार समझौता करके ब्रिटेन ने जर्मनी द्वारा वर्साई की संधि की नौसेना संबंधी धाराओं के उल्लंघन का अनुमोदन कर दिया। नेक्स्ट है राइनलैंड का सैन्यकरण। फ्रेंच जर्मन सीमांत के कारण राइनलैंड बहुत संवेदनशील क्षेत्र था। इस प्रदेश में जर्मनी न तो सशस्त्र सेना ही रख सकता था और न ही किलेबंदी कर सकता था। 28 मार्च 1936 को 88.8% जर्मन मतदाताओं ने राइनलैंड के सैन्यकरण का समर्थन किया। फिर उन्होंने वहां किलेबंदी शुरू कर दी। नेक्स्ट है रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण 1936-37 ईस्वी। नाजी सशक्त तलवार का निर्माण हो चुका था, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी हो गई थी। रोम बर्लिन टोक्यो धुरी अर्थात रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस का निर्माण 3 चरणों में पूरा हुआ। प्रथम चरण में रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ। इटली एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका था। इटली इथोपिया युद्ध ने दोनों को कुछ करीब खड़ा किया और स्पेन के गृह युद्ध ने तो दोनों को एकदम करीब ला दिया। 1 अक्टूबर 1936 ईस्वी को बर्लिन में जर्मनी और इटली के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ और इसमें इस प्रकार से सहमति हुई। पहला, समान हित के मामलों में पारस्परिक सहयोग करना। दूसरा, यूरोपीय सभ्यता की साम्यवाद से रक्षा करना। तीसरा, डैन्यूब नदी के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग करना। चौथा, स्पेन की अखंडता सुरक्षित रखना। पांचवा, जर्मनी द्वारा इथोपिया या अबिसीनिया को इटली का अंग स्वीकार करना। हिटलर की निगाहें यूरोप से बाहर भी इटली जैसे किसी मित्र की तलाश कर रही थीं। नवोदित महाशक्ति जापान इस भूमिका के लिए सर्वथा उपयुक्त था। 25 नवंबर 1936 को जापान जर्मनी के मध्य कॉमिंटर्न विरोधी समझौता यानी एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट संपन्न हुआ। इसकी अवधि 5 वर्ष रखी गई। इससे टोक्यो बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ। जर्मनी और जापान के मध्य हुए उपरोक्त साम्यवादी विरोधी समझौते में 6 नवंबर 1937 को जब इटली भी सम्मिलित हो गया तो रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण पूरा हो गया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया का अधिग्रहण 1938 ईस्वी। 10 अप्रैल 1938 ईस्वी को ऑस्ट्रिया सहित पूरे जर्मन राइख में जनमत संग्रह हुआ। 99.73% मत ऐक्य के पक्ष में आए, परंतु इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध थी। ब्रिटेन तथा फ्रांस ने जर्मनी के इस कृत्य की निंदा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली। ऑस्ट्रिया के अधिग्रहण के फलस्वरूप जर्मनी की सीमाएं इटली, हंगरी और यूगोस्लाविया तक विस्तृत हो गई। उसे दक्षिण पूर्वी यूरोप के सारे संचार मार्गों का सैनिक और आर्थिक नियंत्रण प्राप्त हो गया। राइख की आबादी 67.5 लाख बढ़ गई। सेना के लिए सक्षम मनुष्य शक्ति भी बढ़ गई। जर्मनी बहुत शक्तिशाली हो गया, परंतु ऑस्ट्रिया का निर्लज्जतापूर्ण अपहरण विश्व राजनीति के आगामी संकटों का संकेत था। नेक्स्ट है चेकोस्लोवाकिया को हस्तगत करना। चेकोस्लोवाकिया पेरिस शांति सम्मेलन की उपज था। चेकोस्लोवाकिया राज्य का 1938 में ऑपरेशन हुआ। मार्च 1929 में बिना यह देखे कि वह जिंदा है या मृत उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। इन घटनाओं में शांतिप्रिय चैम्बरलेन मर्माहत होकर कह उठा, यह तथ्यतः संसार पर बल प्रयोग द्वारा अधिकार करने की दिशा में उठाया गया कदम है। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की राजनीतिक पराजय हुई। यूरोप के ये चौधरी मूक दर्शक बना दिए गए जो अपनी मूर्खता पर आह भी नहीं कर सकते थे और तुष्टीकरण द्वारा हिटलर को विनाशकारी जिन्न बना देने के आरोप से बच भी नहीं सकते थे। नेक्स्ट है मेमल पर अधिकार 1939 ईस्वी।
वर्साय की संधि के अनुसार जर्मनी ने अपने सुदूर उत्तर पूर्वी छोर पर नीमन नदी के मुहाने पर बाल्टिक सागर स्थित मेमल बंदरगाह और उसके आसपास का 1100 वर्ग मील क्षेत्र मित्र राज्यों को समर्पित कर दिया। चेकोस्लोवाकिया को हड़पने के बाद हिटलर ने जर्मन दूत द्वारा लिथुआनिया की सरकार को दिए गए अल्टीमेटम से घबराकर 22 मार्च 1939 ईस्वी को उसने मेमल लैंड जर्मनी को सौंपने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। 23 मार्च 1939 को फ्यूहरर ने जर्मन युद्ध बेड़े के साथ मेमल बंदरगाह में एक विजेता की तरह प्रवेश किया। नेक्स्ट है लघु देशों के साथ अनाक्रमण समझौते 1939 ईस्वी। अनेक राज्यों ने आसन्न युद्ध में स्वयं के पूर्णतः तटस्थ रहने की घोषणा की। अनेक राज्यों ने जर्मनी से समझौता कर सुरक्षा का बंदोबस्त करना अधिक बेहतर समझा। एस्टोनिया, लेटेविया और डेनमार्क के साथ जर्मनी ने अनाक्रमण समझौते संपन्न किए। नेक्स्ट है सोवियत संघ के साथ अनाक्रमण समझौता 1939 ईस्वी। ब्रिटेन फ्रांस के साथ सामूहिक सुरक्षा के पक्षधर सोवियत विदेश मंत्री लिटिवोनोव के पदच्युत होने और राष्ट्रवादी सोवियत विदेश नीति के समर्थक वीएम मोलोतोव के विदेश मंत्री बनने से सोवियत जर्मन संबंधों की दिशा जमीनी हकीकत और लूट के माल के बंटवारे की ओर उन्मुख हुई। चेकोस्लोवाकिया कांड के बाद से ही सोवियत संघ ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से अनमना हो रहा था। लिटिविनोव इस अनमनेपन को गति सीमा में रखने में सफल रहा। उधर 28 अप्रैल 1939 ईस्वी के अपने भाषण में हिटलर ने पहली बार बोल्शेविज्म के विरुद्ध कोई बात नहीं की, जैसा कि वह पहले सदा किया करता था। जर्मनी और सोवियत संघ के मध्य एक व्यापार और उधार ग्रहण समझौता हुआ। अंततः 23 अगस्त 1939 ईस्वी को मॉस्को में जर्मन विदेश मंत्री वॉन रिबेनट्रॉप और सोवियत विदेश मंत्री मोलोतोव ने एक 10 वर्षीय अनाक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर किए तो विश्व स्तब्ध रह गया। इस अनाक्रमण समझौते यानी नॉन अग्रेशन पैक्ट में पहला, एक दूसरे के विरुद्ध अनाक्रमण नहीं करने। दूसरा, किसी हस्ताक्षरकर्ता पर आक्रमण करने वाली तीसरी शक्ति को समर्थन नहीं देने। तीसरा, सामान्य हित के सभी मुद्दों पर परामर्श करने। तथा चौथा, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उनमें से किसी एक के विरुद्ध होने वाले किसी गठबंधन में सम्मिलित नहीं होने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट था पोलैंड पर आक्रमण और द्वितीय विश्व युद्ध का विस्फोट 1939 ईस्वी। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को प्रातः 5 बजे के लगभग बिना युद्ध की घोषणा किए जर्मन सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इन परिस्थितियों में भी ब्रिटेन और फ्रांस का अपने वचनों के अनुसार युद्ध में शामिल होना मुसोलिनी के हस्तक्षेप के कारण 2 दिन विलंबित हुआ। अंतिम क्षणों तक युद्ध को रोकने हेतु प्रयत्न किए गए। ब्रिटेन ने जर्मनी को अपने सैनिक वापस बुला लेने और एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार करने का एक अल्टीमेटम दिया। 3 सितंबर को प्रातःकाल 11 बजे उस अल्टीमेटम का समय पूरा हो गया। जर्मनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस ने भी उसी सायंकाल ऐसी ही घोषणा कर दी। महाविनाशकारी महाकाल प्रलयंकर विभत्स मुद्रा में तांडव नृत्य करने लगा और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो ये था जर्मनी में नाजीवाद और हिटलर की विदेश नीति।